आदरणीय सभापति जी, पल्लव लोचन दास जी से लेकर श्री निशिकांत दुबे तक 17 माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें की। पर चूंकि हम जानते हैं कि श्रम सुधारों में जो परिवर्तन हो रहा है और काम हो रहा है, जब एक साथी ने बताया कि 2003 से ये प्रक्रिया चल रही थी और जो लोग आज वॉकआउट कर गए हैं वो लोग पूरे 10 साल तक इस बात को अपने पास रखे रहे और इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये एक साथी ने अभी कहा भी था। पर मैं धन्यवाद दूंगा श्री पिनाकी मिश्रा जी को, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम उनको इतना ही बताना चाहते हैं कि नंबर 1, हम ऐसा कोई परिभाषा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि जिसमें राज्य के स्फीयर को हम दूर कर दें। बाकी बात हम उनको बता देंगे। पर हम एक और बात बताना चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि 18,000 वर्कर की वेतन की परिभाषा, तो वो केवल वर्कर के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर की श्रेणी में आ जाते हैं उनकी बात है। बाकी वर्कर को चाहे जितना ही वेतन मिले वो वर्कर की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमें मानते हैं जो हवाई जहाज चलाता है वो भी वर्कर ही माना जाता है। तो इसलिए वो बात समझ में आती है। इसमें कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि महत्वपूर्ण साथियों ने अपने विचार रखे और श्रम कानूनों का उद्देश्य हम अपने देश के इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वप्रथम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें उचित जीविका देने, काम करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने, श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने और महिलाओं को समान वेतन तथा मातृत्व लाभ देने में पहल की थी। हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत महिलाओं के संदर्भ में आदरणीय मोदी जी जब आए तब मातृत्व लाभ में भी उनको कैसे छूट मिले। और मुझे खूब ध्यान है कि जब माइंस के बच्चे हमको मिले कि साहब हम माइनिंग में इंजीनियरिंग करते हैं पर लड़कियों को नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है माइंस में, तो जब प्रधानमंत्री जी को हमने कहा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां भी सुरक्षा के साथ माइंस में नौकरी कर सकती हैं। ये वास्तव में आदरणीय मोदी जी का विजन हम सबकी समझ में आता है। और मुझे ध्यान है कि जब कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी तो इस लोकसभा के इस वाली लोकसभा में पहला कानून जो हमने पास किया था वो कोड ऑन वेजेज हमने पास करने का काम किया था। पहला कानून था इस लोकसभा का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फॉर्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य की निधि तथा कल्याण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरंभ किया था। अध्यक्ष जी, श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया है। ओएसएच कोड के प्रावधान जो वर्तमान में केवल फैक्ट्री, डॉक्स, माइंस, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, बीड़ी, सिगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं, अब वो आईटी तथा सर्विस सेक्टर सहित सभी सेक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। ओएसएच कोड में
परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने वर्कर्स की सीमित परिभाषा की तुलना में हमने श्रम कानूनों के दायरे में अब सभी प्रकार के मनोरंजन माध्यम के श्रमिकों को लाने के लिए ऑडियो विजुअल वर्कर्स की परिभाषा का प्रावधान भी किया है। अभी जैसा हमारे साथी तिवारी जी कह रहे थे, इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में कार्य करने वाले पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को सीमित करने की बात की थी। इस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते हैं जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है, जिससे अब सभी प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हों तो उनका वेतन 18,000 रुपये से कम हो तो वो सभी प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे। अब उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, ये सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है तथा उनके कल्याण के लिए बहुत से प्रावधान ओएसएच कोड में किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का एक डाटाबेस बनाने का प्रावधान पहली बार कानून में दिया जा रहा है। इस कानूनी प्रावधानों के बाद उपयुक्त सरकारों को अनिवार्य रूप से प्रवासी मजदूरों के संपूर्ण डाटाबेस को तैयार करना होगा। प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास के स्थान तक जाने के लिए साल में एक बार उनके एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर स्कीम की पोर्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा रही है तथा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिए कानून में ही हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। ओएसएच कोड के दायरे में आ रहे श्रमिकों को एक निश्चित आयु के बाद निःशुल्क हेल्थ चेकअप का अधिकार दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा। ओएसएच कोड में पहली बार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है, जो अब तक नहीं था। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी कोई नियुक्ति पत्र नहीं था इनके लिए। अध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा के स्टैंडर्ड प्रभावी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो तो ये आवश्यक है कि हम उनको समय के साथ गतिशील बनाएं। इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक त्रिपक्षीय बोर्ड, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। ये एक नई व्यवस्था की गई है। वर्तमान के श्रम कानून के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती है। ये हमें मंत्रालय में आने के बाद पता चला कि अगर कोई जुर्माना किसी एक्सीडेंट के कारण होता है तो वो पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, वो सरकार के खाते में जाती है, जिसका श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु इस नए कानून से पीड़ित श्रमिक को अन्य लाभों के अलावा जुर्माने की राशि का भी कम से कम 50% मिल पाएगा। ऐसी व्यवस्था हम इस कानून में कर रहे हैं। ये सारे नए प्रावधान ओएसएच कोड में हमारे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक शांति तथा विकास के लिए श्रमिकों तथा एम्प्लॉयर्स के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के प्रावधान हर एक औद्योगिक संस्थान के ऊपर लागू होंगे, चाहे उनमें एक ही श्रमिक क्यों न कार्य कर रहा हो। हर औद्योगिक संस्थान के लिए विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे ट्रिब्यूनल में अब एक मेंबर के स्थान पर 2 मेंबर का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों के जल्द निस्तारण में और तेजी आए और एक मेंबर की अनुपस्थिति में भी ट्रिब्यूनल का कार्य चलता रहे। मैं यहाँ ये भी माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि आईआर कोड में भी परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज़्यादा मजबूत किया गया है। उदाहरण के लिए वर्कर की परिभाषा में सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुपरवाइजर
आईआर कोड की परिधि में आएंगे। अध्यक्ष महोदय, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को आईआर कोड में लाने पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान में भी संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कम से कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भांति सेवा शर्तें, छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि संस्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को रखने की स्वतंत्रता देनी आवश्यक है। एक संतुलन बनाते हुए हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक रेगुलर एम्प्लॉय के समान ही होंगी। आईआर कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों का पर भी मैं बताना चाहूंगा, किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार आईआर कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है कि जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों को स्ट्राइक पर जाने से